नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्यारा भारत पर। 2022 में यूपी में चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही हैं कि इस बार हम यूपी में सरकार बनाएंगे। तो हमारे साथ यहाँ बीएचयू के विद्वान व्यक्ति, गणमान्य लोग हैं, ये उनसे जानते हैं कि क्या माहौल बीएचयू में है। ये बताइए सर, क्या माहौल इस बार लग रहा है यूपी में जो चुनाव होने वाला है? देखिए, चुनाव तो हर बार होते हैं, लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो जनता जो है एक अलग मूड में आके वो विकास की जो गंगा पूरे प्रदेश में जो शांति का माहौल, माफियाओं से मुक्ति जो मिली, उसकी गंगा बह रही है और उसी का माहौल है कि यही कायम रहे। इसलिए हम पूरी दृष्टि इसी पे लोगों की डटी है कि इसमें कोई परिवर्तन ना हो, सरकार एक बार फिर आए और इसको उस सीमा तक पहुंचाएं जो अभी छोटे मोटे गुंडे, अपराधी, अराजक तत्व और अशांति फैलाने वाले तत्व जो अभी निकलने के प्रयास कर रहे हैं उनको भी शांति मिल जाए। तो पूरा मूड इस बार यही है कि जो शांति की बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, वही यूपी पे राज करेगा। जो विपक्षी पार्टियां सभी लोग गठबंधन करें, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, राजभर की पार्टी, वैसी सभी लोग गठबंधन कर रहे हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? गठबंधन का प्रभाव जो है जनता जो है देख रही है ना। मायावती जी ने गठबंधन किया था लेकिन सीट 0 आई, जनता ने देखा, उसका परिणाम उनको मिला। तो गठबंधन से नहीं, अगर वो मन परिवर्तन करें तो उसके आधार पे उनको जो है मतदाता उनके बढ़ेंगे। यहाँ कोई किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन मत परिवर्तन करने के बाद विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करने के साथ साथ माहौल की शांति की बात करें। 2000 इस चुनाव से पहले जब अखिलेश जी थे तो यहाँ एक विधायक, बाहुबली विधायक थे, बाहुबली सांसद थे, उनके यहाँ 22 घंटे बिजली हुआ करती थी। और बनारस जैसे शहर में पर्यटकों का मतलब सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है, पूरे विश्व की धरातल पे बनारस का नाम है। यहाँ 15 घंटे बिजली रहती थी, वो भी रहेगी कि नहीं रहेगी उसकी गारंटी नहीं रहती थी, लेकिन मऊ में 22 घंटे की गारंटी थी बिजली की। तो इस पे बात करे आदमी ना, उसको मत मिलेगा। मऊ से जो विधायक हैं वो तो इस बार समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं। चाहे जिस पार्टी से चुनाव लड़े, मतदाता अपना मत तय कर रखा है कि हम विकास के साथ हैं। विकास की बात जो करेगा, विकास का काम जो करेगा, और हमें जो लग रहा है कि इस बार जो सरकार ये काम की है, 5 साल बीतने जा रहा है, इनका जो है काम से सभी संतुष्ट हैं। सभी प्रकार की स्वतंत्रता है लोगों को, तो मतदाता इसको पहचान के ही मतदान करेगा और बिल्कुल इसमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं। पिछले बार से अधिक मतों से इस बार की सरकार बनेगी योगी जी की। अच्छा, ये बताइए, जो कृषि कानून आया था तो मोदी जी उसको वापस ले लिए, तो क्या विपक्ष बोल रहा है कि अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि हमारी जो विजय संकल्प यात्रा थी उससे डर के ले लिए, प्रियंका गांधी भी क्रेडिट ले रही हैं, तो क्या कहेंगे इसको? अब मोदी जी ने जो कानून वापस लिया उसकी गहराई को अगर उनके बातों को ध्यान से सुनिए तो उन्होंने बताया कि मैं इस देश के कुछ व्यक्तियों को इस कानून की अच्छाइयों को, जो देश के लिए अच्छा कानून है, उसको समझाने में असफल रहा। इसलिए इस कानून को मैं उनको, जब तक वो समझ नहीं जाते हैं तब तक के लिए वापस लेता हूँ। समझने के बाद ये कानून आना चाहिए देश में। देश के किसान से केवल और केवल वहाँ पे पंजाब के, कुछ हरियाणा के और गिने चुने अपनी राजनीति की रोटी सेकने वाले उत्तर प्रदेश के कुछ लोग थे कि किसानों के आंदोलन में। मैं भी किसान के घर से हूँ, शायद आप भी किसान के घर से होंगे। आप यहाँ पे जितने लोग हैं सभी किसान के घरों से जुड़े हुए हैं। पता कर लीजिए कि उन किसानों को क्या कष्ट था उस कानून से। किसी को कोई कष्ट नहीं था, ये केवल एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा था। राजनीति के लोग, जो विपक्ष में लोग, जिनको कोई ग्राउंड नहीं मिल रहा है, उन लोगों ने इस तरह से पोषित करके, फंडित करके एक इस तरह का जो है आंदोलन को जीवित रखा है, जो देश के राज्य मार्ग पे अपना डेरा जमाकर, और सोचिए कि कितनी बड़ी आर्थिक संकट में लोगों को डालते हैं। जिन लोगों का रूट परिवर्तन हो रहा है सड़कों पे, आंदोलन करने की एक जगह निश्चित होनी चाहिए। सड़क जो है आंदोलन का केंद्र नहीं होता है, आंदोलन की जगह होनी चाहिए, उस जगह पे आंदोलन होना चाहिए। ये लोग किसान की हित नहीं कर रहे हैं। ट्रकों का आने जाने का रास्ता रोक के, ट्रकों से किसका सामान जाता है? खाली व्यापारियों का, किसानों का नहीं जाता है। किसानों का सामान अगर सड़क पे हम धरना देंगे तो कैसे जाएगा, आएगा? और वो भी दिल्ली जैसे राज्य पे
जो अच्छे अच्छे राज्य मार्गों को कनेक्ट करता है, वहाँ पे किसानों का माल कैसे पहुँचेगा? और अगर दूर से जाएगा माल पहुँचेगा उसका, तो उसकी कीमत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो ट्रांसपोर्टर तो अपनी कीमत लेगा ही। महंगाई का झेलना किसको पड़ रहा है? उन किसान के आंदोलनों के कारण दिल्ली के लोगों को, आसपास के लोगों को सब्जी, चावल, दाल सब में थोड़ी थोड़ी महंगाई के असर उनके ऊपर पड़ रहा होगा। जो सब्जियां सस्ते में पहुंच जाती है आसपास से, वो सब्जियां उनके तक समय से नहीं पहुंचती है, सस्ते नहीं पहुंचती है। दूर से घूम के जाने के कारण थोड़ी उसके रेट में वृद्धि करके लोगों को चुकता करना पड़ रहा है। ये राजनीतिक पार्टियां सोचती नहीं है, लेकिन जनता जो है अब इस पर विचार कर रही है, सोच रही है, वो एनालिसिस कर रही है छोटी छोटी चीज़ों का। वो अब चुप रहने वाली नहीं है। वो पहचान के और अपना मत जो है, अब वो भारत अब वो मतविहीन मतदाताओं का देश नहीं रहा है कि कोई जाति के आधार पर बांट देगा, कोई समाज के आधार पर बांट देगा। अब नहीं है। ये चुनाव जो है अब बदल चुका है। चुनाव की राजनीति जो है अब बदल चुकी है। अब जो है विकास के मुद्दे पे, डेवलपमेंट के मुद्दे पे, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे, आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पे ही चुनाव जीतेगा आदमी। किसी को लोभाकर, किसी को लालच देकर चुनाव नहीं जीता जा सकता है। जो मोदी जी के समर्थक हैं, जो कृषि कानून के समर्थक हैं, वही कह रहे हैं कि मोदी जी घुटने टेक दिए। मतलब कृषि जो आंदोलन हो रहा था उसमें तमाम खामियां थी, फिर भी वापस ले लिए। मोदी जी इस भारत जो देश है, इस देश के मुखिया हैं। कई बार जो है हम अपने घर में, आप अपने घर में बड़ा गार्जियन जो है बच्चों की जिद या परिवार के किसी के जिद के कारण किसी बात से पलट जाता है तो उसको घुटना टेकना कहेंगे? यह जो है विचार जिन लोगों का है उनका रहने दीजिए। इसको विचारवानों के बीच में जो है, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आप प्रश्न कर रहे हैं, यहाँ के लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं। यहाँ लोगों की ऐसी सोच नहीं है। मुखिया अगर बात से अपने परिवार के किसी व्यक्ति को असंतुष्टता को ठीक करने के लिए अगर कोई निर्णय लेता है, वह घुटना टेकना नहीं हुआ। कई बार हमारे पिताजी भी अपने निर्णय बदलते होंगे, आपके पिताजी भी अपने निर्णय बदलते होंगे। हम बच्चे के जिद के कारण जो है बदलते हैं निर्णय, तो उसका मतलब हम घुटना टेक दिए? ये जो राजनीतिक पार्टियां इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रही हैं, उनको नहीं करना चाहिए। कैद तो बोल रहा है कि आंदोलन चलता रहेगा। अभी वो बिजली पे आ गए हैं, फिर नए नए मुद्दे उनके आते जा रहे हैं। मैं बताया कि ये आंदोलन इसलिए चलता रहेगा क्योंकि वो पोषित आंदोलन है। अगर जिस दिन आंदोलन खत्म हो जाएगा उस दिन उन लोगों को फंडिंग बंद हो जाएगी। उनको जो पोषित करने वाले लोग हैं वो पैसे देने बंद कर देंगे। तो कैसे, कहाँ से ये जो है फंडिंग करने वाले लोग जब नहीं देंगे तो आंदोलन तो बंद वो करेंगे नहीं। उनका ये रोजगार ही है, वो किसान नहीं है, रोजगार करने वाले लोग हैं। सर आपको क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? इस बार तो बीजेपी आएगी। देखिए, जितने विपक्षी पार्टियां हैं पहले तो सब जातिगत समीकरण बनाती हैं वोट लेने के लिए, लेकिन जब जातिगत जनगणना की बात होती है तो वो उसका विरोध करती हैं। और मोदी जी को डिक्टेटर कहते हैं, लेकिन स्वयं नहीं देखते कि एक पारिवारिक बंधन में रह के चल रहे हैं, पारिवारिक बंधन में रह के डिसीजन ले रहे हैं, और बहुत सारी खामियां हैं। तो मैं समझता हूं कि बीजेपी जो है विकास और प्लस सांस्कृतिक परंपरा को लेकर चलने वाली पार्टी है, और इस बार बीजेपी आ रही है। पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, अभी बीजेपी की है, क्या अंतर है? बहुत अंतर है। अब जितनी भी गुंडागर्दी थी, ये सब तमाम अशांति विचारधारा को फैलाने वाले लोग थे, अब वो एक तरीके से तो शांत कर दिए गए हैं, तो शांत हो गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया है। सर ये बताइए, जो आम आदमी पार्टी है वो बोल रही कि हम प्रदेशवासियों को बिजली फ्री देंगे, प्रियंका गांधी स्कूटी भी देंगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बाबा जी को लैपटॉप चलाने आता नहीं है, इसलिए बाबा जी लैपटॉप नहीं दे रहे, हम देंगे। लैपटॉप दिया, उसका असर तो अखिलेश जी ने देखा ना। लैपटॉप दिया, उसका असर तो उन्होंने देखा कि चुनाव हार गए। ये लैपटॉप, बिजली का बिल और जितने जो है लुभावने, जनता जो है भिखमंगी नहीं है। इसको जो हुनर है, हुनर के हिसाब से सबको रोज़गार मिले, सबको काम मिले, सबका पेट भरे, इस पे सरकारों को विचार करना चाहिए। मुद्दे अब बदल देना चाहिए कि मैं ये फ्री कर दूंगा, वो फ्री कर दूंगा। आम आदमी पार्टी को भी विचार करना पड़ेगा। दिल्ली में जो लालच देकर लोगों को वोट लेने का वो विचार सोच रहे हैं कि मैं दिल्ली में सफल हो गया, आगे भी सफल हो जाऊंगा, ये कतई होने वाला नहीं है।
दिल्ली की भी जनता जाग चुकी है और पूरे देश की जनता देख रही है। ये बताइए, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि बाबा बैल और बुलडोजर से मुक्ति चाहता है वो यूपी। ऐसा है कि बुलडोजर से मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि बुलडोजर उन्हीं के ऊपर चला है जो गलत थे। बैल जो है वो आज समाज के लिए जो है अहितकारी नहीं है, उसको समझने की ज़रूरत है कि हम उसका प्रयोग किस प्रकार से करें। एक कहावत है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम न औषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजक तस्यते दुर्लभा। यहाँ पे धरती पे भगवान ने जिस चीज़ का भेजा है वो हमारे लिए कोई भी चीज़ जो है अयोग्य नहीं है, उसको योजना करके प्रयोग करने वाले की कमी है। अखिलेश जी को बता दीजिए कि बैल को कटवाने से ज़्यादा ज़रूरी है मुक्ति करने का मतलब क्या चाहते हैं? स्लॉटर हाउस बढ़ाना, बछड़ों का मांस का विक्रय कराना, उनका उद्देश्य क्या है? उनको उसका जो है उस बैल का सही उपयोग कराएं। कृषि के अलावा और भी अगर ट्रैक्टर की खेती हो रही है तो और भी दूसरे काम है जहाँ पे बैलों का उपयोग किया जा सकता है, उस पे लोगों को विकास करें, उस पे समझाएं, उस तरह की योजना बनाएं, उस तरह के प्रोजेक्ट डेवलप कराएं जिससे कि ग्राम विकास का काम में बैल का भूमिका हो। बाबा से भी मुक्ति चाहिए बोलते हैं, बाबा जी चिलम पीते हैं इस तरह से। बाबा यह साधु सन्यासियों का देश है, इस तरह से बोलना बड़ा ही घृणित है। भारतीय समाज जो है सन्यासियों के प्रति बहुत ही श्रद्धा रखता है। अखिलेश ही नहीं, अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की बात करता है तो यह घृणित काम है कि हमारे जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है उसके प्रति इस तरह की बात करें। मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति श्रद्धा करेंगे, सम्मान करेंगे तब मिलेगी, उनको ऐसे मुक्ति नहीं मिलेगी। अखिलेश जी को समझना चाहिए कि हमको इनका सम्मान करना है। मोहम्मद अली जिन्ना को देशभक्त बताते हैं। देशभक्त बताते हैं तो देश का टुकड़े करने वाले उनकी नज़र में जब देशभक्त हैं तो आप विचार कर सकते हैं कि वो खुद कितने देशभक्त हैं। ये विचार करने योग्य है। आप बताइए सर, यूपी में जो चुनाव होने वाला है 22 में, आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बननी चाहिए? पर्सनल व्यू बताते हैं अपना, और ये कि लिटरेटों के जमात में आप खड़े होकर प्रश्न कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश का एक जो सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिनेरियो, वो थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की जो शासन प्रणाली रही है सरकारों की, मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना चाहता हूँ। लगभग 30 वर्षों की शासन प्रणाली को हम लोगों ने देखा है, और स्वाभाविक है केंद्रीय विश्वविद्यालय में हैं हम लोग, तो थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट के नीतियों को इग्नोर करके ही जीवन यापन करते हैं। फिर भी रहना तो इन्हीं लोगों के बीच में है, तो एक बहुत ही गवर्नमेंट के परिप्रेक्ष्य में जो एक सरकार का रवैया होता है, रुख होता है, उससे हमेशा असुरक्षा की भाव से ग्रसित रहा है। ये कैंपस में रहने वाले सारे लोग, विद्यार्थी हों या शिक्षक हों या कोई भी हो, खासकर लिटरेट वर्ग, हमेशा सुरक्षा के भाव से घिरा रहा। तो हम लोगों का ये जो आकलन है, ये कोई किसी के द्वारा नैरेटिव सेट हम लोगों के ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। फिर भी हम लोग अपने से असेसमेंट करते हैं तो उसमें अभी तक जो 30 वर्षों से ये जो 5 साल का इनका कार्यकाल चला या 14 से उनका कार्यकाल चल रहा है, अब वो देश के परिप्रेक्ष्य में तो आपने प्रश्न नहीं किया है तो उनको इंक्लूड नहीं करेंगे हम। लेकिन इस कार्यकाल में जो बनारस में डेवलपमेंट वर्क हुआ, चाहे वो केंद्र सरकार के सहयोग से हुआ या राज्य सरकार अपने से प्रयास किया, वो नो डाउट काशी में किसी ने कल्पना नहीं किया था, हम लोगों ने भी नहीं किया था। हम लोग थोड़ा सा मालवीय के भूमि में हैं तो मालवीय दूरदर्शी थे, तो हम लोगों के अंदर भी थोड़ी सी दूरदर्शिता आती है, उनका झलक आता है यहाँ पढ़ने वाले सबका या से पढ़ाने वाले। तो ऐसा कभी कल्पना हम लोगों ने नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है काशी में, लेकिन हो रहा है। और थोड़ा सा जो बहुत दिनों लंबे समय से कोई भी चीज़ बिगड़ी हुई रहती है तो उसको सुधरने में थोड़ा समय तो लगता है, तो कुछ तो सुधरा है।
अब ट्रैफिक सिस्टम को अगर छोड़ दीजिए तो रोड और बिजली पानी जो भी नेसेसिटी है वो नो डाउट अन्य सरकारों से बहुत बेहतर है। और एडमिनिस्ट्रेशन की बात है तो लमसम हम उसको सेटिस्फैक्ट्री ही है वो, क्योंकि हम सुरक्षित महसूस करते हैं। कहीं कोई व्यवधान, कहीं झगड़ा फसाद बहुत रेयर कहीं देखने को मिलता है। तो वो तो अन्य से हम बेहतर आकलन करते हैं। तो हमने एक माइंडसेट किया है कि भाई राज्य सरकार में अगर वो आकलन करके देखें तो में भी सरकार को रिपीट करना चाहिए, हमारा व्यू है। और हम क्या करेंगे वोट तो कोई बताता नहीं अपना, फ्यूचर में देखा जाएगा।